नमस्कार, मैं पूजा भारतीय। हमने अपने पिछले वीडियो में रोज़ नामचा का प्रारूप के बारे में पढ़ा था। ये वीडियो उसी के आगे का वीडियो है जिसमें हम रोज़ नामचा में होने वाली विशिष्ट प्रविष्टियों के बारे में पढ़ेंगे। तो कुछ विशिष्ट प्रविष्टियाँ इसलिए हम इसको समझ रहे हैं। वैसे तो ये नॉर्मली उन्हीं नियमों पे आधारित हैं जो कि हमने पढ़े हुए हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन इसमें हो जाता है। कुछ चीज़ें थोड़ी अलग से भी हैं जिनको हमें पढ़ना शायद मुझे लगता है ज़रूरी है, हमें पता होना चाहिए, इसलिए मैंने ये टॉपिक लिया है विशिष्ट प्रविष्टियाँ। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं छूट यानी कि बट्टा यानी कि डिस्काउंट की। ठीक है, अब ये जो छूट है जिसको कि हम बट्टा भी बोलते हैं और इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं डिस्काउंट। ये जो छूट है इसका ये होती है दो तरीके की, हम पढ़ चुके हैं। एक होती है व्यापारिक और एक होती है रोकड़ी। ठीक है, एक होती है ट्रेड और एक होती है कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट, दोनों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो जो भी हम लेखा करते हैं वो किसका करते हैं, हम करते हैं कैश डिस्काउंट का। ठीक है, एक तो होता है हमारा ट्रेड डिस्काउंट यानी कि व्यापारिक बट्टा, और दूसरा होता है हमारा कैश डिस्काउंट यानी कि रोकड़ी बट्टा या फिर नकद बट्टा या फिर नकद छूट, कुछ भी कह सकते हो आप उसको। तो दो तरीके के होते हैं हमारे डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट, है ना। ये तो हम पढ़ चुके थे पहले। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, ये व्यापारी तब देता है जब वो अपने व्यापार का एडवर्टाइजमेंट करता है, लोगों को बताता है कि हमारे पास ये वाले प्रोडक्ट है और हम इसको इतने छूट पर दे रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक उसके पास आते हैं, तब वो ट्रेड डिस्काउंट देता है। ट्रेड डिस्काउंट इसलिए जो भी उसका मूल्य होता है वो बीजक में से ही घटा देता है, इसलिए हम इसका लेखा नहीं करते हैं। क्योंकि अगर हमने देखो बीजक में भी घटा दिया तो बीजक के आधार पर ही हम जर्नल में लेखे करते हैं, यानी कि पहले ही हम घटा हुआ मूल्य लिख रहे हैं, फिर उसके ऊपर भी हम उसको घटा दें तो हमारे पास हम क्या कर देंगे, डबल बार उसको छूट दे देंगे, तो हमारे लेखे गड़बड़ हो जाएंगे। इसलिए हम इसके ऊपर इसका कोई भी लेखा हम अपने जर्नल में नहीं करते हैं, क्योंकि हमने पहले घटा दिया है अपने बीजक में से, बीजक में ही घटा हुआ मूल्य लिखा है और बीजक के आधार पर ही हम अपने जर्नल में लेखे कर रहे हैं। ठीक है, अभी रोकड़ी बट्टा जो है ये हम तुरंत देते हैं, हैंड टू हैंड देते हैं किसी भी ग्राहक को, तो ये कहीं और लिखा हुआ नहीं होगा, हमने उसको अभी दिया है ये छूट, है ना, तो हमारे पास लिखा हुआ होना चाहिए कि हमने इसको छूट दी है। ये छूट हम क्यों देते हैं, ताकि वो ग्राहक हमारा बना रहे, आगे भी हमसे आके परचेस करता रहे। ठीक है, तो इसलिए हम उसको ये छूट दे रहे हैं, ग्राहक को बनाए रखने के लिए, उसको खुश रखने के लिए। जल्दी पेमेंट कर देता है अगर कोई ग्राहक तो हम उसको ये छूट दे देते हैं। ठीक है, तो ये छूट जो है इसको दिखाना ज़रूरी है, ये नहीं दिखाई तो हमारा लॉस हो जाएगा, हमें पता ही नहीं चलेगा कि इतने रुपए कम कहाँ से आ रहे हैं, हमने उसको छूट दी है ये याद ही नहीं होगा। ठीक है, इसलिए ये रोकड़ी बट्टा हम ज़रूर दिखाते हैं। अब एक दूसरा पॉइंट ये आता है कि अगर किसी ग्राहक को हमने ट्रेड डिस्काउंट दिया है यानी कि व्यापारिक छूट दी है और साथ में ही उसको हमने रोकड़ी बट्टा यानी कि कैश डिस्काउंट भी दिया है, तो क्या करें, तो भाई बीजक में से तो हमने वो मूल्य घटा ही दिया ना, जो हमने ट्रेड डिस्काउंट दिया उसको। अब वो जो घटा हुआ मूल्य है उसी के ऊपर हम उसको रोकड़ में देंगे डिस्काउंट, तो जो बचा हुआ मूल्य है उसी के ऊपर हम रोकड़ी डिस्काउंट देते हैं, टोटल मूल्य पर नहीं देंगे। अगर हमने कोई माल हमारा 20,000 का है, हमने उस पर 2,000 की हमने छूट दे दी, 18,000 हो गया, हमने व्यापारिक छूट दे दी 2,000 की, तो उसका मूल्य हो गया 18,000। अब कोई व्यापारी हमारे पास आता है और हमें उसको 10% का छूट दे देते हैं, तो वो जो 10% का हम जो छूट दे रहे हैं वो 18,000 पे देंगे, 20,000 पे नहीं देंगे। ठीक है, क्योंकि 20,000 में से तो हम पहले लेस कर चुके हैं, पहले ही हम अपना व्यापारिक छूट दे चुके हैं। बीजक मूल्य जो अब उसका हमने कर दिया घटाकर, वो कितना कर दिया, 18,000 कर दिया। अब जो हम उसको रोकड़ी छूट देंगे वो 18,000 पर देंगे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है हमें इसमें। अब मेरे ख्याल से ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसका लेखा क्या, छूट हमारा क्या है, खर्चा है, तो खर्चे हमारे क्या होते हैं, डेबिट होते हैं, तो डिस्काउंट हमेशा डेबिट होगा अगर हमारा खर्चा है। तो अगर हमें किसी से मिल रहा है, हमारी आय हो रही है, तो ये हमेशा क्रेडिट होगा। ठीक है, तो एक चीज़ और इसको और अच्छे से याद रखने के लिए, जहाँ पर भी कैश होगा वहीं पे साथ में डिस्काउंट भी होगा। ठीक है, जैसे सपोज़ हमने किसी से
माल क्रय किया, अगर हम किसी से माल क्रय कर रहे हैं और हमें छूट मिल रही है तो ये हमारी आय हो गई। आय को क्या होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए, है ना। हमारी लेखा क्या होगा इसका, हमने परचेस किया किसी से कोई माल, तो हमारा इसका लेखा क्या बनेगा, उसकी प्रविष्टि करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब सपोज हमें जो माल हम खरीद रहे थे उसकी कीमत थी 24,000 रुपये की और हमें डिस्काउंट मिल गया 4,000 रुपये का, ठीक। तो हमें कितने रुपए देने पड़े, सिर्फ 20,000 रुपये देने पड़े। जब हमने 20,000 रुपये दिए तो हमारे पास से कैश कितना गया होगा, 20,000, है ना। तो कैश के सामने कितना आना चाहिए, 20,000, ठीक। लेकिन सामान था कितने का, 24,000 का, तो 25 के सामने कितना आना चाहिए, 24,000। अब एक चीज़ इसमें देखने वाली है, मैं भी प्रारूप में जो मैंने भी आपको बताया उसमें मैं बताना भूल गई, मैं भी बता देती हूँ कि ये जो अमाउंट वाले जो खाने होते हैं ना, ये जो अमाउंट वाले जो खाने हैं इनका जब हम लास्ट में टोटल करते हैं, जो लास्ट में इनका टोटल आता है वो दोनों तरफ बराबर आना चाहिए, डेबिट का और क्रेडिट का दोनों तरफ का बराबर आना चाहिए। अगर वो बराबर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब जर्नल में हमने कहीं ना कहीं कोई ना कोई लेखा या फिर तो हमारा छूट गया है या हमने उसकी अमाउंट गलत डाली है, ठीक है। तो अमाउंट तो हमने सही डाली है। देखो परचेज हमारी कितने की थी, 24,000 की थी, मगर हमें देने कितने पड़े, 20,000। परचेज कितने की थी, 24 की, कैश कितना दिया, 20,000। तो गलत नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी अमाउंट अगर हम ऐड करें इस साइड की और इस साइड की तो यहाँ पे तो 24,000 आ रहा है और यहाँ कितना आ रहा है, 20,000। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे छूट नहीं दिखाई है। तो साथ में हम छूट भी दिखाएंगे। अब हम क्रय कर रहे हैं और हमें छूट मिल रही है तो क्या हो रहा है, हमारी आय, हमारे लाभ हो रहा है ना, क्योंकि ये लाभ है। लाभ को हम क्या करते हैं, क्रेडिट। किससे रिलेटेड हो गया ये, अवास्तविक खाते से। अवास्तविक खाते का क्या नियम है, जो भी लाभ होगा, आय होगी, उसको हम कर देंगे क्रेडिट, ठीक है। तो यहाँ पे साथ में डिस्काउंट भी आना चाहिए, तो हम यहाँ पे डिस्काउंट भी लिख देंगे, टू डिस्काउंट अकाउंट। कितने रुपए, 4,000 रुपये। अब अगर दोनों तरफ का टोटल करेंगे तो बराबर आएगा। देखो अमाउंट मैंने बिल्कुल वैसी डाली है, इकाई के नीचे इकाई डालने की कोशिश करिए, आप कॉपी पे करोगे तो अच्छे से सही हो पाएगा। लेकिन देखो 4 इस वाले 0 के ऊपर ही आया है, ठीक है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, सब बिल्कुल एग्जैक्टली उनके नीचे ही आने चाहिए। इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा, औंस के नीचे औंस, 100 टेंस के नीचे टेंस, 100 के नीचे 100, ठीक है। 1000 के नीचे 1000, ऐसे ही आना चाहिए। तो परचेज, फिलहाल इसकी बात हम कर रहे हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अकाउंट टू कैश अकाउंट। अब एक चीज़ देखो, डिस्काउंट किसके साथ में आया है, कैश के साथ में, है ना। कैश अगर धनी हो रहा है यानी कि क्रेडिट हो रहा है तो डिस्काउंट भी क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो डिस्काउंट हमेशा कैश के साथ में ही लिखा जाता है, क्योंकि कैश पे ही मिलता है या फिर दिया जाता है, ठीक है। तो इस एंट्री से शायद डिस्काउंट थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। और ये कौन सा डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट नहीं है। ट्रेड डिस्काउंट हुआ होगा तो वो पहले से घटा हुआ होगा, 24,000 की हो सकता है 25,000 की कोई चीज़ हो, 1,000 का ट्रेड डिस्काउंट हमें मिलाओ, ठीक है। तो उसका हम इसमें लेखा नहीं करते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अशोध्य ऋण या फिर बैड डेब्ट्स, ठीक है। इसको मैं हटा देती हूँ, वो लिख देती हूँ। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अशोध्य ऋण या फिर डूबत ऋण, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बैड डेब्ट्स, ठीक है। बैड डेब्ट्स क्या होते हैं कि जैसे हमने किसी को ऋण दिया या उधार माल विक्रय किया, ठीक है। अब किसी वजह से वो हमें वापस नहीं कर पाया पैसे, या फिर तो वो दिवालिया हो गया या कोई और प्रॉब्लम आ गई या फिर उसकी नीयत ख़राब हो गई, उसने हमें पैसा वापस नहीं किया, तो हमारा तो लॉस हो गया ना। तो इसको हम बोलते हैं डूबंत ऋण या फिर अशोध्य ऋण या फिर बैड डेब्ट्स, ठीक है। जब ऐसा होता है तो हम इसकी जो प्रविष्टि करते हैं, जो एंट्री करते हैं, देखो ये हमारा लॉस है, तो बैड डेब्ट्स को क्या होना चाहिए, ऋण ही होना चाहिए, ठीक है। तो हमारी प्रविष्टि बनती है बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू पर्सन्स अकाउंट। जिस भी व्यक्ति का वो खाता होगा उसका यहाँ पे नाम आ जाएगा। जैसे रीता है कोई लड़की, उसको मैंने कुछ रुपए उधार दिए थे, उसने वापस नहीं किए, तो मैं क्या प्रविष्टि करूँगी, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू रीता अकाउंट या फिर रीता, ठीक है, अकाउंट नहीं लगाऊंगी। तो ये प्रविष्टि समझ में आ गई होगी। अब क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति दिवालिया हो जाता है जिस वजह से उसने पैसे भुगतान नहीं किए थे, दिवालिया के बारे में मैंने आपको बताया था। दिवालिया क्या होता है, जब कोई व्यक्ति अपनी जिसकी संपत्ति जो होती है वो उसके ऋणों से कम होती है,
तो वो दिवालिया हो जाता है। लेकिन दिवालिया होने के लिए उसको अपने आप को दिवालिया घोषित करवाना पड़ता है, न्यायालय जाता है, वहाँ पे जाके अपनी सारी स्थिति बताता है, न्यायालय उसको जब दिवालिया घोषित कर देता है तब वो व्यक्ति दिवालिया कहलाता है। जब न्यायालय उसको दिवालिया घोषित करता है तो उसकी संपत्ति में से उसके ऋणों को भुगतान करने की वो परमिशन देता है, जिसमें वो आंशिक रूप से अपने ऋणों का भुगतान कर सकता है, करता ही है बल्कि। ठीक है, तो जो वो आंशिक भुगतान मिल जाता है, रिकवर हो रहा है हमारा पैसा, है ना। हमने 10,000 रुपये सपोज़ दिए थे, वो बंदा हो गया दिवालिया और उसकी संपत्ति में से हमको 3,000 रुपये मिल पाए। ठीक, तो 3,000 तो हमें मिल गए, उसका भी हम लेखा करेंगे। ठीक है, तो उसका हम क्या लेखा करते हैं, उसमें वो हमारी कंपाउंड एंट्री हो जाती है। उसमें हम क्या लिखते हैं, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट डेबिट टू पर्सन्स अकाउंट। अब ऐसा क्यों करते हैं हम, देखो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी भी बहुत से पैसे हैं जो हमें नहीं मिले हैं। ठीक है, तो ये बैड डेट्स जो लिखेंगे हम वो वाले पैसे होंगे जो अभी भी हमको नहीं मिले हैं। 10,000 रुपीज़ थे ना, उसमें से हमें 3,000 मिल गए, तो कितने नहीं मिले, 7,000 हमको नहीं मिले, तो 7,000। ठीक है, अब नेक्स्ट कैश अकाउंट डेबिट, जो हमें मिल गए हैं, कितने मिले हैं, 3,000, वो यहाँ आ जाएंगे। टोटल थे कितने उस व्यक्ति के ऊपर, 10,000, वो उस व्यक्ति के नाम के आगे आ जाएंगे। ठीक है, देखो उसी तरीके से लिख रही हूँ मैं, जैसे मैंने आपको बताया था, ये अमाउंट थोड़ी सी इधर खिसकी हुई है और ये अमाउंट थोड़ी सी उधर खिसकी हुई है ना, क्योंकि ये क्रेडिट की है और ये डेबिट की है। ठीक, डेबिट की साइड में डेबिट और क्रेडिट की साइड में हमें क्रेडिट ही लिखना है। तो हमारी प्रविष्टि, हमारी एंट्री क्या बनी, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट डेबिट टू पर्सन्स अकाउंट। पर्सन्स अकाउंट यानी कि उस व्यक्ति का नाम यहाँ पर आएगा। जैसे जतिन सपोज कोई व्यक्ति है तो मैं यहाँ पे लिखूँगी जतिन्स अकाउंट या फिर जतिन। ठीक है, तो बैड डेट्स में मैंने वो रुपए लिखे जो अभी तक मुझे नहीं मिले हैं और ना मिलेंगे, क्योंकि बंदा तो दिवालिया हो गया। ठीक, कैश अकाउंट जो मुझे मिल गए हैं, कितने मिले, 3,000 मुझे मिल गए थे। टू पर्सन्स अकाउंट, कितने उसके ऊपर थे जो उसको मुझे देने थे, 10,000। ठीक है, तो ये हमारी प्रविष्टि बनती है। एक इसमें हम रिकवर्ड की अलग से प्रविष्टि कर सकते हैं, तो उसके लिए हम क्या प्रविष्टि करेंगे, किस चीज़ की बता रही हूँ मैं, अशुद्ध ऋण रिकवर्ड अकाउंट। ये क्या है, जैसे सपोज किसी बंदे ने हमको रुपए नहीं दिए टाइम पर, मैंने उसको 3 महीने के लिए उधार दिए थे। ठीक है, कोई शोएब नाम का व्यक्ति है, उसको मैंने 3 महीने के लिए रुपए उधार दिए थे, लेकिन 3 महीने के बाद उसने मुझे रुपए वापस नहीं किए। मैंने बहुत कोशिश करी पर वो 3 महीने के बाद भी मुझे रुपए वापस नहीं कर पाया। मैंने एक और महीना वेट किया, मैंने 4 महीने तक उसका वेट किया, उसने मुझे रुपए वापस नहीं करे। तो मेरे लिए तो ये बैड डेट्स हो गए, मैंने इसकी एंट्री कर ली। कौन सी एंट्री करी होगी, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू शोएब्स अकाउंट। ठीक है, अब क्या हुआ, उसके पास बहुत सारी इनकम आ गई, उसने सोचा बहुत हो गया इनका तकादा, लाओ जाके मैं इनका पेमेंट इनके मुँह पर मार कर आता हूँ। ठीक है, अब वो बंदा आया, उसने मेरे सारे पैसे मुझे चुका दिए, सारे रुपए मुझे वापस मिल गए, सारा पैसा रिकवर्ड हो गया। ठीक है, तो हमें ये वाली प्रविष्टि तो अब नहीं करनी है क्योंकि हमें सारे रुपए मिल जा रहे हैं। ठीक है, ये तो हमने तब करी थी ना जब हमें थोड़े से रुपए मिल रहे थे। अब इसके लिए हम क्या प्रविष्टि करेंगे, अब क्योंकि हमें मिल रहा है, रुपया हमको मिल जा रहा है, यानी कि हमारे पास कैश आ जा रहा है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। बैड डेट्स रिकवर्ड क्या है, हमारा आय, मिलने वाली, लाभ कह सकते हो उसको, क्योंकि हम तो उसको लॉस मान के चल रहे थे। जो चीज़ हमारी लॉस हो गई वो चीज़ हमको मिल रही है तो वो हमारे लिए लाभ हो गई, तो उसको हम क्या कर देंगे, लाभ क्या होते हैं, हमारे सारे क्रेडिट होते हैं, इसको हमने क्रेडिट कर दिया। तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, या फिर रोकड़ खाता ऋणी अशुद्ध ऋण प्राप्ति खाते का। यहाँ पे हम किसी का नाम नहीं लिख रहे हैं। नाम क्यों नहीं लिख रहे हैं, मैंने आपको बताया था, आय व्यय खाते से रिलेटेड कोई भी चीज़ हमारी उधार नहीं होती है। उधार नहीं है तो व्यक्ति का नाम भी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे तो हमें मिला ही नहीं था ना, पैसा मिला ही नहीं, तो जब मिला ही नहीं इसलिए हम पर्सन का नाम लिख रहे थे। अब जब हमें मिल गया है पैसा तो व्यक्ति का नाम यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बैड डेट्स यानी कि अशुद्ध ऋण या फिर जिसको हम डूबंत ऋण बोलते हैं क्लियर हो गए होंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर, इसे मैं हटा देती हूँ। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है माल का चुराया जाना या फिर अग्नि में नष्ट हो जाना, यानी कि
लॉस्ट बाय थेफ्ट और बाय फायर। कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारे कर्मचारी होते हैं उनकी नीयत ख़राब हो जाती है और सामान थोड़ा सा वो चुरा लेते हैं। ठीक, जैसे कपड़ों का व्यापार हम करते हैं, हमने बहुत सारी शर्ट्स बनाई, कुछ शर्ट्स बहुत अच्छी लगी हमारे उन्हीं लोगों को जिनके द्वारा हमने वो शर्ट्स भिजवाई थी लोगों को बिक्री के लिए, उन्होंने चुरा के रख ली अपने पास में। होता है ना ऐसा, बहुत सारा लोग आप कभी कभी आते होंगे, आपके पास भी आते होंगे कि ये सूट खरीद लो, ये मैंने चुराए हुए हैं और मैं बहुत सस्ते दामों में आपको बेच दूँगा, है ना, ऐसा होता है ना। यानी कि वो अपने ही लोग तो होते हैं, अपने ही कर्मचारी तो होते हैं जिनका दिमाग ख़राब हो जाता है और वो सामान को चुरा लेते हैं। तो वो हमारे लिए तो नुकसान ही है ना, हमें क्या पता किसने चुराया है, नहीं तो हम पकड़ के उससे निकलवा लें, है ना, हमें नहीं पता होता है किसने चुराया है, लेकिन सामान कम हो जाता है। या कभी कभी होता है आग वगैरह लग जाती है या कोई और हादसा हो जाता है जिसकी वजह से सामान नष्ट हो जाता है, ख़राब हो जाता है, तो वो भी हमारे लिए लॉस ही है। ठीक है, तो इस समय पे हम क्या एंट्री करते हैं, या फिर जैसे हमने अपना माल मंगवाया हुआ है, रेलवे के थ्रू आ रहा है या हमने भिजवाया है, रेलवे के थ्रू कहीं जा रहा है, ठीक है, रास्ते में गुम हो जाता है, तो कोई भी कंडीशन हो सकती है, हमारा लॉस हो रहा है। तो ऐसे में हम क्या प्रविष्टि करते हैं, लॉस को हम क्या करते हैं, हमेशा ऋणी करते हैं, यानी कि डेबिट करते हैं। ठीक है, क्या चीज़ लॉस हो रही है, हमारी परचेज। ठीक है, तो हम परचेज को क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक, इसमें दोनों चीज़ें लिख सकते हैं, हम इसको परचेज अकाउंट भी कर सकते हैं, गुड्स अकाउंट भी कर सकते हैं, और बेटर रहेगा कि हम इसको गुड्स अकाउंट करें, क्योंकि परचेज कभी भी अगर जो क्रय है हमारा, मेनली जो क्रय है वो कभी भी हमारा क्रेडिट नहीं होता है। इस वाले अगर हम सिद्धांत के ऊपर चलेंगे तो इस हिसाब से हमें परचेज नहीं आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो परचेज आ रहा है ये गुड्स के अकॉर्डिंग आ रहा है। गुड्स जो है वो हमारा उसके अकॉर्डिंग आ रहा है कि हमने जो गुड्स है हमारा उसका लॉस हो रहा है, इसलिए यहाँ पे गुड्स अकाउंट होना चाहिए। गुड्स की जगह पे हम परचेज का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये परचेज अकाउंट यहाँ पे हमारा क्रेडिट हो रहा है, किससे, लॉस बाय थेफ्ट और फायर, यानी कि आग में या फिर चोरी में सामान नष्ट होना, सामान नष्ट खाता ऋणी। ठीक है, लॉस बाय थेफ्ट ऑफ फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट या फिर गुड्स अकाउंट। ठीक है, उसके बाद हमने ये नरेशन भी लिख दिया यहाँ पे, बीइंग गुड्स लॉस्ट बाय फायर और बाय थेफ्ट भी लिख सकते हो। और सपोज हमारा 1000 का सामान था जो कि नष्ट हो गया है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1000 रुपीज़। ठीक है, अब इसकी प्रविष्टि तो समझ में आ गई। अब जो हमारा माल नष्ट होता है, चाहे वो हमने रेलवे के थ्रू मंगवाया हो, वो नष्ट हो गया, जल गया, या फिर चोरी हो गया या गायब हो गया, चाहे वो हमारे गोदाम में रखा हुआ माल था, नष्ट हो गया आग से या किसी ने चुरा लिया, दोनों ही कंडीशन में हम उसके ऊपर इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, जब हम इंश्योरेंस क्लेम करते हैं तो उसकी भी हम एंट्री करते हैं। तो 4th पॉइंट हमारा हो जाएगा इंश्योरेंस क्लेम का। ठीक है, तो जो हम बीमा का दावा करते हैं वो अगर रेलवे से रिलेटेड है तो रेलवे के ऊपर करेंगे, नहीं तो इंश्योरेंस की कंपनी के ऊपर करेंगे। ठीक है, जो भी हम करते हैं उसकी किसके ऊपर भी करते हैं, उसके ऊपर दावा लिखते हैं। हमारे कितने का माल नष्ट हुआ है, हमारा माल 1000 रुपये का नष्ट हुआ है, तो हम दावा भी कितने का करेंगे, 1000 का करेंगे। तो उसके ऊपर हम क्या प्रविष्टि बनाते हैं, क्या एंट्री करते हैं, इंश्योरेंस क्लेम, या फिर इसको हम रेलवे क्लेम भी बोल सकते हैं। डेबिट टू परचेज अकाउंट या फिर गुड्स अकाउंट। ठीक है, तो ये हमने क्लेम किया है, उसकी एंट्री है रेलवे क्लेम या फिर इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, कितने का, 1000 का। ठीक है, तो क्लेम की एंट्री तो ये हो गई। अब जब हमने क्लेम किया है तो वो क्लेम एक्सेप्ट भी होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है वो हमें 1000 के 1000 रुपये वापस मिल जाए, मिलते भी नहीं हैं। क्लेम एक्सेप्ट होता है तो पूरे रुपये हमें वापस कहाँ मिलते हैं, उसमें से कुछ रुपये में वापस मिलते हैं। तो सपोज़ हमें 800 रुपीज़ वापस मिल जा रहे हैं, तो 800 रुपीज़ तो हमको मिल रहे हैं, लेकिन 200 रुपीज़ तो नहीं मिल रहे हैं। जो 200 नहीं मिल रहे हैं वो क्या है, वो तो हमारा लॉस ही है, तो वो हम लॉस में ट्रांसफ़र कर देते हैं। एंट्री करेंगे उसके ऊपर क्या, क्लेम को एक्सेप्ट होने की। इस पर हम क्या प्रविष्टि करेंगे, क्या एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट
P&L अकाउंट यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस क्लेम या फिर रेलवे क्लेम। अब इसकी जो अमाउंट डालेंगे, देखो हमें कैश कितना मिल रहा है, कितने का क्लेम एक्सेप्ट हुआ है, 800 रुपये का, 800 का। तो कैश के सामने कितने आएंगे, हमें कितने रुपए मिल जा रहे हैं, 800 रुपीज़। कितने नहीं मिले जो कि हमने लॉस में यानी कि P&L में ट्रांसफ़र कर दिए, कितने हुए वो 200, है ना। कितने का क्लेम हमने किया था इंश्योरेंस क्लेम में, वो आ जाएंगे यानी कि 1000। ठीक है। अब देखो कैश जो हमें मिल रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक। तो कैश अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट, लॉस हो गया, हमको नहीं मिला, ठीक है। तो ये हमारा P&L अकाउंट डेबिट। कहाँ से नहीं मिला या कहाँ से मिला, कौन दे रहा है, पर्सन हो गया ना, क्लेम इंश्योरेंस कंपनी क्या है, पर्सनल हो गई, ठीक है। तो देने वाला क्या होता है, धनी होता है, इसलिए इंश्योरेंस क्लेम या फिर रेलवे क्लेम अकाउंट को हमने कर दिया क्रेडिट, ठीक है। ये प्रविष्टि भी समझ में आ गई होगी, एंट्री समझ में आ गई होगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर, इसको मैं हटा देती हूँ। को नेक्स्ट पॉइंट है हमारा माल के प्राप्त ऑर्डर के लिए, यानी कि जब हमें किसी ऑर्डर का और किसी माल का ऑर्डर प्राप्त होता है, सिर्फ ऑर्डर मिला है, अभी हमने माल को भेजा नहीं है, सिर्फ ऑर्डर मिला है, तो हम उसकी कोई भी प्रविष्टि, कोई भी एंट्री नहीं करते हैं, ठीक है। अगर हमें किसी ने किसी माल का ऑर्डर दिया है या हमने किसी को किसी माल का ऑर्डर दिया है, तो हम उसकी प्रविष्टि, कोई भी एंट्री नहीं करेंगे। कब तक नहीं करेंगे, जब तक कि वो माल वापस में वास्तविकता में भेजा नहीं जाता है, वास्तव में भेजा नहीं जाता है, ठीक है। जब तक हम माल किसी को भेजेंगे नहीं, तब तक उसकी एंट्री नहीं करेंगे। तो इसकी कोई भी एंट्री हम नहीं करते हैं। एंट्री कब करते हैं, जब हम भेज देते हैं। तो जो भी माल हम भेजते हैं, चालान पर उसको हम भेजते हैं, चालान पर भेजा हुआ माल क्या कहलाता है, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ठीक है। तो जब भी कोई भी व्यापारी अपना कोई माल बेचने के लिए किसी अपने एजेंट को भेजता है, तो उसको हम बोलते हैं चालान पर भेजा हुआ माल, ठीक है। चालान पे भेजा हुआ माल यानी कि गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। इसके ऊपर जब हम कोई माल भेज देते हैं, मैंने आपको बताया जब ऑर्डर प्राप्त होगा तब तो हम कोई एंट्री नहीं करेंगे, लेकिन जब हम माल भेजेंगे तब हम इसकी एंट्री ज़रूर करेंगे। तो हम इसकी क्या एंट्री करेंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ठीक है। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट यानी कि प्रेषण खाता ऋणी, प्रेषण पे भेजा हुआ माल खाता का, ठीक है। और इसके नरेशन में हम लिख देंगे गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। या बीइंग गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट या फिर फॉर गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, और एक लाइन इसके नीचे हम खींच देंगे, ठीक है। ये हम प्रविष्टि, ये एंट्री तब करेंगे जब हम कोई भी माल भेजते हैं चालान पर यानी कि कंसाइनमेंट पर। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ठीक है। अब इसको भी आप अकॉर्डिंग टू रूल्स देखो तो गुड्स हमारे पास से जा रहा है, जाने वाली वस्तु को हम क्या करते हैं, धनी करते हैं, है ना। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, जो माल भेजा है हमने कंसाइनमेंट पर, उसको हमने क्या कर दिया, धनी कर दिया। अब कंसाइनमेंट भेजा है हमने, है ना, क्या भेजा है, कंसाइनमेंट भेजा है। तो कंसाइनमेंट को हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, यानी कि किसी व्यक्ति को हमने भेजा है ना ये, तो इसलिए हमने कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट कर दिया, ठीक है। अब इसको याद कर लो, ज़्यादा समझो मत, याद कर लो। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट होता है, तो एक चीज़ को समझ लिया ना हमने, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट क्यों हो रहा है, क्योंकि ये हमारा जो माल है वो हमारे पास से जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कंसाइनमेंट में जा रहा है। तो जहाँ जा रहा है उसको हमने डेबिट कर दिया, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ठीक है। ये प्रविष्टि समझ में आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट की ओर, इसको हम हटा देते हैं। तो माल का बीमा कराना, यानी कि
जब हम माल कहीं भी भेज रहे हैं तो हम पहले उसका बीमा करवा लेते हैं, ताकि हमारा अगर कोई लॉस हो जाता है, जैसे अभी मैंने बताया आग में नष्ट हो सकता है, कोई चुरा सकता है, गायब हो सकता है, माल कहीं बीच में गिर गया, कहीं कुछ हो गया तो गायब हो सकता है ना। तो अगर हमें कोई लॉस हो जाता है तो हमें ज़्यादा ना झेलना पड़े, इसके लिए हम पहले उसका इंश्योरेंस करवा लेते हैं। लेकिन जब हम इंश्योरेंस करवाते हैं तब हम उसकी कोई भी एंट्री नहीं करते हैं। इंश्योरेंस करवाने पर कोई एंट्री नहीं होती है, लेकिन जब इंश्योरेंस की प्रीमियम हम भरते हैं तो उन प्रीमियम्स की हम ज़रूर एंट्री करते हैं। ठीक है, जब हम प्रीमियम कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमारे पास से कैश जा रहा है, किस में जा रहा है, प्रीमियम में जा रहा है। तो किसकी है, क्या एंट्री होनी चाहिए, प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, है ना, यही तो प्रविष्टि होनी चाहिए। तो हम यही प्रविष्टि कर देते हैं। ठीक है, और वो उसमें लिख देंगे बीइंग प्रीमियम पेड, जो भी करना है उसमें जो भी हम लिखना चाहें उसके बारे में लिख सकते हैं। तो ये प्रविष्टि भी समझ में, ये एंट्री भी समझ में आ गई होगी। इंश्योरेंस प्रीमियम, हमारे पास से कैश जा रहा है, किस में जा रहा है, इंश्योरेंस प्रीमियम में जा रहा है। ठीक है, तो जो चीज़ जा रही है उसको तो हमने कर दिया धनी, किस में जा रही है, प्रीमियम में जा रही है, तो प्रीमियम को हमने क्या कर दिया, ऋणी, यानी कि डेबिट। तो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, बीइंग प्रीमियम पेड या फॉर प्रीमियम पेड। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, हमने ड्राइंग्स के बारे में पढ़ा, हमने पूंजी के बारे में पढ़ा ना। पूंजी की बिल्कुल उल्टी होती है ड्राइंग्स की एंट्री। ड्राइंग्स क्या होते हैं, निजी व्यय। ठीक है, तो 8 पॉइंट हमारा हो गया निजी व्यय। ये भी जो है व्यापारी का खाता होता है ना। व्यापारी क्या करता है, व्यापार में से जो संपत्ति वो अपने खर्चे के लिए निकाल लेता है, व्यापार के लिए नहीं निकालता है। उसका जो भी इफेक्ट पड़ना है वो पड़ेगा किस पे, व्यापार पे। अब व्यापार में फर्नीचर रखा है, व्यापार के यूज़ के लिए है, लेकिन बंदे को अपने घर में ज़रूरत पड़ी तो वो अपने घर के लिए निकाल के ले गया 4 कुर्सियाँ। तो वो कुर्सियाँ कहाँ से कम हुई, व्यापार से कम हो गई ना, है ना। तो इसका असर तो पड़ रहा है व्यापार पे। अगर बाहर वो अपने लिए कुर्सी खरीदता है अपने घर के लिए तो इसका व्यापार से कोई संबंध नहीं है, तो हम उसका कोई भी लेखा नहीं करेंगे। लेकिन उसने व्यापार में से कुर्सियाँ निकाल के अपने घर में रखी हैं तो इसका इफेक्ट पड़ रहा है व्यापार पर, इसलिए ये व्यापारिक लेन देन हो गया। लेकिन ये खाता किसका है, व्यापारी का। ठीक है, उसका निजी व्यय है ये, उसका व्यापारिक व्यय नहीं है, व्यापार से रिलेट नहीं कर रहा है। लेकिन व्यापार से कहाँ रिलेट कर रहा है, क्योंकि व्यापार से कम हो रही हैं कुछ चीज़ें, इसलिए हम इसका लेखा ज़रूर करते हैं। ठीक है, तो इसका लेखा क्या करते हैं, ड्राइंग्स यानी कि निजी व्यय को हम कर देते हैं ऋणी। ठीक है, किसमें, किससे, कैश अकाउंट से, यानी कि रोकड़ से। रोकड़ से या जो भी चीज़ उसने निकाली होती है, कोई संपत्ति निकाली है तो उस संपत्ति का नाम लिख देंगे। ठीक है, तो इसकी प्रविष्टि हम बनाएंगे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट की जगह फर्नीचर अकाउंट, मशीन अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, जो भी उसने अपने निजी व्यय के लिए लिया होता है उसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जस्ट उल्टी होती है कैपिटल की। कैपिटल की क्या होती है, कैश अकाउंट या फिर एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ये बिल्कुल उल्टी है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या फिर एसेट्स अकाउंट। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ प्रविष्टियां हैं छोटी मोटी, जैसे हम चैरिटी दे देते हैं या फिर हमारा एडवर्टाइजमेंट में कोई कुछ चीज़ें सैम्पल्स में बांट देते हैं, तो उसमें भी हम क्या करेंगे, जो भी चीज़ हमारे पास से जा रही है क्योंकि वो हमारे पास से कम हो रही है ना, लॉस हो रहा है हमारा, तो चैरिटी क्या हो जाएगी हमारी, डेबिट। जो भी चीज़ जा रही है उसको हम कर देंगे क्रेडिट। ठीक है, तो वो कुछ खास नहीं है इसलिए मैंने उसको शामिल नहीं किया। अगर वो उसमें फिर भी किसी को कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। मैं आशा करती हूँ काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे शायद इकोनॉमिक्स की, और अगर इकोनॉमिक्स पे हम बात नहीं करते हैं तो हम बात करेंगे लेज़र पे, यानी कि खाता बही पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।